भी आप एक पॉइंट नोटिस कर रहे थे कि मार्केट के अंदर एक शेक की रिक्वायरमेंट है। वो शेक मेरे को लग रहा है यही शेक है जो मार्केट ने आज दिखाया। हो सकता है ठीक प्री बजट से पहले ये शेक की रिक्वायरमेंट से सारी चीज़ें ठीक की गई हों। अब कुछ और ट्रिगर्स भी रहेंगे ये सभी चीज़ों पर, क्योंकि आप और मैं थोड़ा कम समझ पाएंगे, इसलिए हमने अपने एक मेहमान को अपने साथ जोड़ा है जिनका दशकों का एक्सपीरियंस है। ऐसी पता नहीं कितनी चीज़ें आई उनकी आंखों के सामने से निकल गई, और लेकिन उनकी इंटेलिजेंस और उनकी जिसे कहते हैं ना कि रीडिंग ऑफ द मार्केट, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं बातचीत कर रहा हूँ देवेन चौकसी की, जो कि चौकसी फिनसर्व्स के एमडी हैं। देवेन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। हम सब इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़े छोटे पड़ सकते हैं, हमारा एक्सपीरियंस भी कम हो सकता है, बट आपका तो डिकेड्स का एक्सपीरियंस है इस तरह के मार्केट्स को देखने का, समझने का, जानने का, जहाँ पे ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों ही थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं कल्प्रिट बने। देवन भाई, पहले तो ये वायरस वाली खबर कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहा था। वो तो ये कह रहे हैं कि HMPV वायरस तो रूटीन वायरस है, ये तो हर सर्दियों में रहता है, बस इस बार सबके सामने आ गया नाम, तो इसलिए लोगों को थोड़ी चिंता हो गई। तो ज़रा इस वायरस पे भी आपका कमेंट, और दूसरा मार्केट्स पे भी सर। डिम्पी, शुक्रिया मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। वायरस के ऊपर हम ज्यादा बात ना करें तो अच्छी बात है, क्योंकि आई थिंक मार्केट कोई भी नाम सुनता है तो डर जाता है आज की तारीख के अंदर। तो सब आई थिंक थोड़े बहुत हम अभी तो यहाँ पे इम्यून हो चुके हैं। जिसने कोरोना वायरस देख लिया एक सेंचुरी के अंदर, उसको भी आगे दूसरी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी संभल के चलेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कोई विपरीत परिस्थिति ना आए। रही बात मार्केट की, हमारा एक अनुभव ऐसा बताता है कि जब भी मार्केट उसके फंडामेंटल को निग्लेक्ट करके चलता है, तभी कारण आते ही है। इधर फंडामेंटल को निग्लेक्ट करके जब भी मार्केट 6 महीने पहले मोमेंटम बेस बना था और एवरी सेकंड डे इट वाज गिविंग यू सम फेबुलस रेट ऑफ रिटर्न, ऑब्वियस था वो टाइम के अंदर के वैल्यूएशन सस्टेन नहीं करने वाले हैं, और वो पनिशमेंट अक्टूबर नवंबर से आनी शुरू हो गई लास्ट ईयर के। मैं कैसा मानता हूँ कि आज की तारीख में जो पैनिक है, वो पैनिक ज्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर जो ट्रेडर्स है, मैं वर्ड्स बराबर प्रेम से बताता हूँ कि जो ट्रेडर्स है वो इन्वेस्टर नहीं है। जो ट्रेडर्स ने ऊंचे भाव के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के जो शेयर खरीदे थे, और काफी हिम्मतवान लोगों ने तो पैसा बोरो करके भी ये शेयर्स खरीदे थे, उनके वहाँ आज पैनिक चालू हुआ है, क्योंकि दे आर सपोज टू ऑफलोड देयर पोजीशंस, क्योंकि उसके अंदर नुकसान हो रहा है। 50-60% का ऑलरेडी फॉल है मेनी ऑफ द मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर। तो ये कारण बनता है सबसे पहला कि जिसके अंदर वीक पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स, उनकी एग्जिट हो रही है। दूसरा जो कारण बनता है वो निमित्त है आईपीओ का। Most of the traders have now shifted their focus to IPO. Unfortunately, some of the funds, उन्होंने भी अपना फोकस आईपीओ के ऊपर शिफ्ट किया है। आईपीओ के माध्यम के अंदर जो वीकनेस है, उसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं शायद। ये वीकनेस को ध्यान में लेते आई थिंक बड़े जो पैसे डाल के आईपीओ के दाम बनाते हैं, शेयर के जो भाव चलाते हैं, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं भाव चलाना, ये जो प्रक्रिया चल रही है कितने समय से, उसके अंदर काफी फंड और काफी ट्रेडर्स इसके अंदर अच्छी तरह से लिस्टिंग के साथ में गेन करके पैसा कमाते हैं। तो फोकस वहां पे भी शिफ्ट हुआ है, इसलिए जो लिस्टेड स्टॉक्स है उसके अंदर से माल बिकता है और आईपीओ के माध्यम के अंदर पैसा अंदर जुड़ता है। आज की तारीख में परिस्थिति है कि 500 करोड़ का आईपीओ आता है तो उसके अंदर 50,000 करोड़ रुपए उसके अंदर जुटा लेते हो, और मार्केट का वो लिक्विडिटी वहां पे शिफ्ट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली रेगुलेटर ये चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ ये दो मूलभूत कारण है, टेक्निकल वीकनेस जिसे हम बोलते हैं, उसके कारण ये मार्केट के अंदर वीकनेस है। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई फंडामेंटल कारण से मार्केट में वीकनेस है, और मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर फंडामेंटल कारण से मार्केट में वीकनेस ना हो तो कारण तो यहाँ से भी आते हैं, बट आई थिंक मार्केट यहाँ से रिकवरी हो सकता है। तो जो लार्ज कैप कंपनीज जिसके अंदर हमें क्षमता ज्यादा दिख रही है, उनके वैल्यूएशन कम है, निफ्टी 50 आज की तारीख में बिलो 20 पी के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक वैल्यूएशन के हिसाब से हो चुका है। मैं आई वुड सजेस्ट दैट आई थिंक दिस इज अ गुड लॉन्ग टर्म बाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट इन सम ऑफ द स्टॉक्स। से मैंने शायद थोड़ा विस्तार से आपको समझाना पसंद किया है। Hopefully, I think it is giving good clarity to investors. देवेंद्र सर, और इसी विस्तार वाली समझ की इस वक्त बाजार को
मार्केट पार्टिसिपेंट्स को और हम सभी को ज़रूरत है। थैंक्स फॉर दैट फंडामेंटल डिटेल टेक इन फैक्ट। तो शॉर्ट लिव्ड है ये वीकनेस और फंडामेंटली बाजार का अंडरटोन जो है वो बुलिश ही नजर आ रहा है। इनफैक्ट ये तो समय है बाजार में पोर्टफोलियो बांधने का अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स। देवेंद्र सर, पहली बार नए साल में ऑन स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, सो सबसे पहले तो न्यू ईयर ग्रीटिंग्स टू यू। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। मानसी दिस साइड। थैंक यू मानसी, थैंक यू, विश यू हैप्पी न्यू ईयर एज वेल। जी देवेंद्र सर, बाजार पर आपका टेक हमने समझा एंड लंबी अवधि के लिए भारतीय बाजार पर भरोसा कायम है और रहना भी चाहिए। अब सेक्टर स्पेसिफिक चाल की बात करते हैं और इन पर्टिकुलर आपका टेलीकॉम क्षेत्र को लेकर आउटलुक क्या है 2025 के लिए, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं भारतीय एयरटेल जैसे मार्केट में, लेकिन न्यू एंट्रेंट्स के भी आने की संकेत इस वक्त हैं। कैसे देख रहे हैं पूरे सेक्टर की चाल एंड इसके अलावा भी 2025 के लिए सेक्टोरल आउटलुक क्या होगा? मानसी, ऐसा समझ के चलते हैं कि जो भारत के अंदर टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसके अंदर एक तरफ जियो प्रीडोमिनेंटली लार्जेस्ट प्लेयर है। सालाना करीबन 1,20,000 करोड़ का एनुअलाइज रेवेन्यू है और 60,000 करोड़ का एनुअलाइज ईबिटा है। तो ये जो कंपनी है वो कंपनी मोबाइल टेलीफोनी, एंटरप्राइज ब्रॉडबैंड एंड द होम ब्रॉडबैंड, ये तीनों के माध्यम से कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि उनके पास सबसे ज्यादा क्षमता है करीबन 20% के आसपास एवरेज ग्रोथ लाने की, ये बेस के ऊपर। तो हर 4 साल 4.5 साल के अंदर बेस डबल हो सकता है यहाँ से, ऐसी उनकी पास क्षमता बनी हुई है बिजनेस के अंदर। और ये कंपनी हम ऐसा समझ के चलते हैं कि 2025 के साल के अंदर सेपरेटली लिस्ट होने जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म में से। जियो प्लेटफॉर्म can be possibly, I think, a separately listed company in 2025. अगर ये प्रक्रिया बनती है तो certainly मैं ऐसा समझता हूँ कि valuation unlocking for Reliance Industries shareholders and for market as a whole is going to be substantial. तो ये एक possibility को हम लोग expect कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो दूसरे जो players हैं, BSNL को छोड़ देते हैं because it is a public sector company, but Vodafone Idea और भारतीय एयरटेल, ये दोनों प्लेयर के अंदर मेरे ख्याल से वैल्यूएशन की दृष्टि से भारतीय एयरटेल इज आई थिंक फुल्ली प्राइस्ड। वोडाफोन आइडिया इज डेफिनेटली ट्राइंग टू मेक देयर पाथ क्लियर। कंपैरेटिवली पहले से थोड़ा फाइनेंशियल पोजीशन बेटर हुआ है, बट आई डोंट थिंक दैट, आई थिंक बियॉन्ड अ पॉइंट आई वुड लाइक टू बाय दैट पर्टिकुलर आर्गुमेंट। अदर फोकस हम जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर रखेंगे टेलीकॉम स्पेस के अंदर, ऐसा हमारा मानना है इन 2025। Along with that, I think the ज्यादातर फोकस रहेगा 2025 के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर, कि जहाँ पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के सबसे बड़ी जो बेनिफिट मिलती है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलती है। क्योंकि डिफेंस देखे, रेलवे देखे, या पीएलआई के माध्यम से जो भी नए कारोबार गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का समावेश काफी हद तक हम अगले 5 या 10 साल तक प्रोग्रेसिवली बढ़ता देख रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज वन सेगमेंट व्हिच विल कंटिन्यू टू लाइक। उसके अंदर शायद कोई अच्छी कंपनी वैल्यूएशन के साथ में मिलती है तो डेफिनेटली इट इज एन अपॉर्चुनिटी इन करंट मार्केट तो बाय करने के लिए। अनदर सेगमेंट वेयर वी आर एक्सट्रीमली बुलिश एंड कंफर्टेबल is in the area of financials, consumer finance in particular and home loan thereafter. उसके अंदर हमें ज्यादातर विश्वास है कि कंट्री के अंदर जो हिसाब से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ते जा रही है और ब्याज के दर जो कम होने की संभावना हम कैलकुलेट करके चल रहे हैं, इन दोनों माध्यम से अगले 4 या 6 क्वार्टर के अंदर फाइनेंशियल कंपनीज, पर्टिकुलर कंज्यूमर फाइनेंस एंड होम फाइनेंस काइंड ऑफ कंपनीज will definitely have relatively better picture going forward. So selective approach रख के चलते हैं। I think overall careful रहना जरूरी है because still valuations are comparatively expensive. इसके ग्रोथ के माध्यम से देखें तो ग्रोथ से ज्यादा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, तो ये शायद थोड़ा संभालना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, देवेंद्र सर ने बिल्कुल गागर में सागर भरने का काम किया है और 2 जवाबों में बाजार और सेक्टर में कहां पर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए इसका भी जवाब मिल गया। देवेंद्र सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बहुत ही कह सकते हैं टाइमली आप हमारे साथ जुड़े और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो तमाम आपके चाहने वाले हैं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।